जब शहर में खून का खेल शुरू होता है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है उस्तरा। एक रूह कंपा देने वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसके लिए पैसा जान से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन इस क्रूर कातिल की जिंदगी में तूफान तब आता है जब अफसा कदम रखती है। अफसा कोई मामूली लड़की नहीं है, उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक जलती हुई प्यास है। वो 4 प्रभावशाली लोगों को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उस्तरा के पास आती है। हालांकि समस्या ये है कि इन चारों में शहर का सबसे खतरनाक माफिया शामिल है। खतरे को भांपते हुए उस्तरा बार बार अफसा को वापस भेज देता है, लेकिन प्रतिशोध की आग से भरे दिल को कौन रोक सकता है। जब अफसा अकेले उस मौत के जाल में कूदने का फैसला करती है तो उस्तरा उसका साथी बनने के लिए मजबूर हो जाता है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारते समय उस्तरा को खुद भी पता नहीं चला कि कब उसे अफसा से प्यार हो गया। लेकिन अफसा का क्या, उसकी आंखें सिर्फ लाशों की कतारें और खून की चाहत देखती हैं। क्या उस तरह का गहरा प्यार अफसा के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगा? और अफसा इन 4 लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों रखती है? सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी 1995 के अशांत मुंबई में शुरू होती है। एक लावारिस जहाज को खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर उस्तरा ने अपना ठिकाना बना लिया है। जब उस्तरा अपने गिटार के तारों में लीन होता है तभी उसका दाहिना हाथ छोटू एक फोन लाता है। कॉल शहर के बड़े गैंगस्टर खान साहब का है। उस्तरा मूड में नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आज उसकी व्यक्तिगत योजनाएं हैं और वो कोई काम नहीं लेगा। लेकिन खान साहब के दबाव में उस्तरा को आखिरकार सहमत होना पड़ता है। जैसे ही वो फोन रखता है उस्तरा गुस्से में फट पड़ता है। उसने सबको चेतावनी दी थी कि आज उसे परेशान न करें। अपने गुस्से में वो अपने ही आदमियों पर बंदूक तान देता है। तभी उस्तरा की दादी अंदर आती हैं। वो उसे याद दिलाती हैं, तुम आज केवल इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम खान साहब की छाया में हो, अन्यथा गैंगस्टर जलाल ने तुम्हें बहुत पहले पुर्तगाल भेज दिया होता। पुर्तगाल भेज दिए जाने, मार दिए जाने के जिक्र से ठिकाने पर हंसी गूंज उठती है। लेकिन अपनी दादी के सख्त आदेश पर उस्तरा को खान साहब के पास भेजा जाता है। खान साहब उस्तरा को एक शक्तिशाली व्यक्ति को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उस्तरा पिस्तौल लेने से मना कर देता है। वो केवल अपने हाथ में एक तेज उस्तरे पर भरोसा करता है। सिनेमा हॉल में कालजयी गाना धक धक करने लगा बज रहा है। जब उस्तरा थिएटर में प्रवेश करता है तो बॉडीगार्ड्स उसे भांप लेते हैं। एक विनाशकारी एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। उस्तरा बॉडीगार्ड्स को खत्म करने के लिए उनकी अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करता है। अंत में जब वो मुख्य लक्ष्य को मारने जाता है तो आदमियों का झुंड उसे घेर लेता है। लेकिन आज उस्तरा अजेय है। केवल अपने उस्तरे का उपयोग करते हुए वो अकेले ही सभी को चीर देता है। जब उस्तरा एक्शन के बाद आराम कर रहा होता है तो वो आदमी पीछे से उस पर हमला करता है। उसी क्षण खान साहब आते हैं। वो उपहास करते हुए कहते हैं, मुझे हमेशा तुम्हें बचाने के लिए क्यों आना पड़ता है? जब उस्तरा पैसे वापस करता है और खान साहब से उस आदमी को मारने के लिए कहता है तो खान साहब नाराज हो जाते हैं और उस्तरा के सिर पर पिस्तौल रख देते हैं। उस मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही लक्ष्य भागने की कोशिश करता है, खान साहब खुद गोली चलाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। फिर खान साहब दहाड़ते हैं, याद रखो जब तुमने जलाल के भाई को मारा था तो जलाल कुत्ते की तरह तुम्हारा शिकार कर रहा था। मैंने तुम्हें शरण दी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा आदेश ही आखिरी शब्द है। इस अंडरवर्ल्ड जीवन से बचने के लिए उस तरह छोटू को सब कुछ पैक करने का निर्देश देता है। वे फिजी भाग जाएंगे। वो अपनी दादी को अफीम खिलाकर बेहोश करके साथ ले जाने की योजना बनाता है। लेकिन जब उस तरह अपने कमरे में लौटता है तो वो वहाँ एक रहस्यमयी लड़की को बैठा देखता है। उस तरह ने सोचा कि शायद वो वही है जिसके साथ उसे आज समय बिताना था। हालांकि जब लड़की खाना खाने से मना करती है और कहती है कि उसका रोज़ा है तो उस तरह चौंक जाता है। लड़की सीधे उस तरह से पूछती है, आप किसी को मारने का कितना चार्ज करते हैं? उस तरह मजाक करता है, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में मार दूंगा। लेकिन लड़की की आंखों में बदले की आग है। वो कहती है कि वो एक नहीं बल्कि 4 लोगों को मारना चाहती है। नाम सुनकर किसी का भी खून जम जाए। नंबर 1 जलाल, नंबर 2 इंस्पेक्टर पाठरे, नंबर 3 अंसारी और नंबर 4 शंकर। उस तरह आश्चर्य से पूछता है, जलाल तो अपराधी है लेकिन दूसरों ने क्या किया? लड़की शांति से जवाब देती है। वो कहती है कि बाकी तीनों जलाल के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी मारना होगा। इस बिंदु पर ठिकाने के अंदर रहस्यमयी लड़की उस तरह से एक अजीब सवाल पूछती है, आप एक व्यक्ति को मारने का कितना लेते हैं? उस तरह कुछ हद तक हैरान है। वो अपने आदमियों को बुलाता है। जब छोटू आता है तो उस तरह उपहास करते हुए पूछता है, अरे हम एक कत्ल के लिए क्या रेट रखते हैं? छोटू थोड़ा चिढ़कर जवाब देता है, उस्ताद आप मजे करने के बजाय ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं?
उस तरह फिर छोटू को एक तरफ ले जाकर उसे आज की लड़कियों की लिस्ट चेक करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की का चेहरा किसी भी फोटो से मेल नहीं खाता। उस तरह को एहसास होता है कि गलत लड़की उनके अड्डे में घुस आई है। वो उससे पूछताछ करने लगता है, उसे इस ठिकाने की खबर कहाँ से मिली। लड़की शांति से कहती है कि उसे किसी और के माध्यम से पता चला कि उस तरह भाड़े के हथियारे के रूप में काम करता है, लेकिन उस तरह सीधे तौर पर मना कर देता है। लड़की के जाने के बाद उस तरह अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए फट पड़ता है, तुम किस तरह की सुरक्षा दे रहे हो? एक लड़की इतनी आसानी से अंदर आ गई, अगर कोई मुझे मार भी देता तो तुम्हें पता नहीं चलता। अगली सुबह अपने ठिकाने पर टहलते हुए उस तरह देखता है कि लड़की अभी भी दूर एक जगह पर बैठी है, जिससे साबित होता है कि वो जिद्दी है। तभी एक फ़ोन कॉल उस तरह को एक लोकल बार में बुलाती है। वहाँ की डांसर जूली उस तरह के बिना नाचने से मना कर देती है। जब उस तरह बार पहुँचता है तो जूली उसके साथ नाचती है, जिससे माहौल जीवंत हो जाता है। लेकिन जब उस तरह ठिकाने पर लौटता है तो वो देखता है कि लड़की अभी भी वहाँ दृढ़ता से बैठी है। उसकी दृढ़ता देखकर उस तरह आखिरकार उसे अंदर बुलाता है। इस बार लड़की अंदर आकर अपने बैग से ढेर सारी सोने की चेन और चूड़ियां निकालती है। वो 4 लोगों की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। उसका पहला टारगेट इंस्पेक्टर पाठरे है। वो उस तरह को पाठरे की लोकेशन भी देती है। जब उस तरह अन्य 3 नाम पूछता है तो वो कहती है अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनकर उस तरह की भौहें तन जाती हैं। वो उसे चेतावनी देता है, जलाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर उसे पता चला कि किसी ने उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी भलाई के लिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन लड़की पीछे हटने वालों में से नहीं है। उस तरह की पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए पूछती है, क्या आप इसे बेचेंगे? उस तरह आश्चर्य से पूछता है, क्यों, क्या तुम इसे चला सकती हो? लड़की का सीधा जवाब, मैं आपसे सीखूंगी। उस तरह एक शरारती मुस्कान के साथ पूछता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? लड़की कहती है कि मैं उसके लिए फीस चुकाऊंगी। उस तरह फिर सीधे तौर पर अपनी हवस व्यक्त करता है, क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? लड़की एक पल के लिए चुप रहती है, फिर एक भारी आह भरकर और आंसू पहुँचते हुए कहती है, हाँ मैं सोऊंगी। उसका असहाय समर्पण देखकर शायद उस तरह का पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। वो अपने आदमियों को ठिकाना छोड़ने के लिए कहता है। एक बार जब सब चले जाते हैं तो उस तरह उसका सारा सोना लौटा देता है और कहता है कि इससे पहले कि कोई और तुम्हें नोच ले, यहाँ से चली जाओ। लड़की घर लौटती है, लेकिन वहाँ एक भयानक दृश्य है। वो एक लटकी हुई रस्सी के सामने खड़ी है, उसकी आंखों में अंधेरा भरा है और उसी क्षण एक दुखद फ्लैशबैक शुरू होता है, उसके स्कूल के दिन जिसने उसे विनाश के इस रास्ते पर धकेल दिया। लड़की का नाम अफसा है। महबूब नाम का एक लड़का स्कूल से ही उसे प्यार करता है। उनका रोमांस कॉलेज तक जारी रहता है। एक दिन महबूब अफसा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन अफसा का परिवार महबूब से कहता है कि वे शादी के लिए तभी राजी होंगे जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ महीने बाद महबूब अच्छे वेतन के साथ अफसा के परिवार के पास लौटता है। अफसा और महबूब की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद वे एक इलाके में किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। एक रात जब कोई अफसा का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो पूछती है कि कौन है। बाहर से वे कहते हैं पुलिस। जब अफसा दरवाज़ा खोलती है तो वो महबूब को गंभीर रूप से घायल देखती है। उसे शंकर के 2 आदमी एक डॉक्टर के साथ लाए हैं। महबूब की गंभीर चोटों को देखकर अफसा कुछ समझ नहीं पाती। वे 2 आदमी बताते हैं कि जलाल के लिए काम करते समय उसे गोली मार दी गई थी। डॉक्टर घर पर ही महबूब का इलाज करता है। उस दौरान वे 2 आदमी अफसा से कहते हैं, भाभी आपका पति भाग्यशाली है, वो शंकर भाई की कार में आया था। वे खिड़की के जरिए उसे शंकर से मिलवाते भी हैं। एक बार जब सब चले जाते हैं तो अफसा महबूब के पास बैठती है और रोती है। अगले दिन जब महबूब ठीक हो जाता है तो वो पूछती है कि क्या हुआ था। महबूब खुलासा करता है कि जलाल एक गैंगस्टर है जो न केवल हिट करता है बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी भी करता है। मैं उसके पैसों का हिसाब रख रहा था, लेकिन एक गैंग वॉर में मैं घायल हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? इस समाज में ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए मैं शामिल हो गया। सब कुछ सुनकर अफसा कहती है, तुम्हें सबसे पहले जलाल का गिरोह छोड़ना होगा। महबूब कहता है कि एक बार जब कोई जलाल के गिरोह में प्रवेश कर जाता है तो वे छोड़ नहीं सकते। जलाल उन्हें जाने नहीं देता, लेकिन अफसा एक शर्त रखती है, या तो जलाल या मैं। महबूब राजी हो जाता है, कहता है ठीक है, मैं जलाल भाई को समझाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन महबूब अफसा को खुश करके ये कहते हुए बाहर निकलता है, आज मैं जलाल का गिरोह हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। दोपहर तक उस इमारत के नीचे स्थित एक रेस्टोरेंट में अफसा के लिए कॉल आता है जहां वो रहती थी। उसे सूचित किया जाता है कि महबूब की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है। अफसा अस्पताल पहुंचती है और महबूब का बेजान शरीर देखती है। वो उस दृश्य पर केवल रो सकती है। मुठभेड़ पुलिस इंस्पेक्टर पाठारे द्वारा की गई थी। अफसा पाठारे के खिलाफ मामला दर्ज कराती है। जब मामला अदालत में आता है तो अफसा का वकील जज को बताता है
है कि महबूब जलाल का गिरोह छोड़ने गया था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने जलाल के आदेश पर उसे मार दिया। विपक्षी वकील अंसारी महबूब को एक अपराधी के रूप में चित्रित करता है। वो अदालत में एक पिस्तौल पेश करता है, दावा करता है कि महबूब ने इससे कई लोगों को मारा था, इसलिए इंस्पेक्टर पाठारे ने सही काम किया। यही अफसा की जिंदगी की अहम घटना है। ये सब सोचते हुए अफसा फांसी के फंदे से पीछे हट जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उस तरह और उसके आदमी वहां खाना लेने आते हैं। अफसा को देखकर उस तरह पूछता है, मैं देख रहा हूं कि तुमने अभी तक इलाका नहीं छोड़ा। अफसा जवाब देती है, मैं बदला लिए बिना नहीं जा रही हूँ। उस तरह फिर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसलिए उस तरह खाता है और फिर से खाना पैक करता है। जैसे ही अफसा ट्रंक में खाना रखती है, उसे एक पिस्तौल दिखाई देती है। उसे देखकर वो उसे उठा लेती है। उस समय छोटू को एक कॉल आता है, जिससे अफसा आसानी से पिस्तौल ले लेती है। अगले दिन उस तरह फिर से मजे करने के लिए उस स्थानीय बार में आता है और अफसा इंस्पेक्टर पाठारे का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक जाती है। वहां इंस्पेक्टर पाठारे अपनी शादी की चर्चा कर रहा था। अंसारी भी वहां मौजूद था। दोनों को देखकर अफसा घबरा जाती है। उसने पाठारे को निशाना बनाया था और अब अंसारी भी वहां है। जब उस तरह बार में नाच रहा होता है तो छोटू उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। जैसे ही पाठारे और अंसारी बात करते हुए रेस्टोरेंट से निकलते हैं, अफसा भागती है और एक वेटर से टकराती है, जिससे खाना गिर जाता है। पाठारे अफसा की ओर भी देखता है, लेकिन वो जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। अफसा वेटर को मैनेज करती है, जबकि पाठारे चला जाता है। लेकिन जब अंसारी वॉशरूम जाता है तो अफसा पीछे आती है और उस पर बंदूक तान देती है। आईने में अपनी ओर पिस्तौल तनी देख अंसारी डर जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? अफसा कहती है, मैं महबूब की विधवा हूँ। अंसारी चतुराई से अफसा को मारता है और उससे पिस्तौल छीन लेता है। जब वो भागती है तो वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली अफसा की पीठ में लगती है, जिससे वो गिर जाती है। अंसारी फिर उसके चेहरे पर बंदूक तानता है और कहता है, तुम भी जाओ, महबूब के पास जाओ। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, उस तरह आता है और अपने उस तरह से अंसारी का गला रेत देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस तरह जल्दी से अफसा को अपने ठिकाने पर लाता है। एक डॉक्टर अफसा के शरीर से गोली निकालता है। उस तरह छोटू को उनकी एक डील रद्द करने के लिए कहता है। एक बार गोली निकल जाने के बाद उस तरह शांत हो जाता है। फिर वो छोटू से विदेश जाने के बारे में पूछता है। छोटू कहता है, उन ख्यालों को अपने सिर से झटक दो, हमें मुंबई में ही मरना है। कितने खूबसूरत दिन हम बिताया करते थे, और देखो अब क्या हो रहा है। इसी बीच जब चीज़ें शांत हो जाती हैं तो खान साहब उस तरह के पास जाते हैं और कहते हैं, अंसारी वैसे भी आपकी सूची में था, इसलिए मैंने उसे जल्दी मार दिया। खान साहब कहते हैं, मैंने सुना है रेस्टोरेंट में अंसारी को मारते समय तुम्हारे साथ एक लड़की थी। इसमें मत पड़ो, अगले महीने नेपाल में एक बड़ी क्लासिफाइड डील है, तुम्हें उसे संभालना है। उस तरह कहता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही अफसा थोड़ा ठीक होती है, उस तरह उसके पास आता है और कहता है, लोगों को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम भी इसमें शामिल हो गई हो। अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी कल तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। अगले दिन जब उस तरह अपने आदमियों के साथ कैरम खेलता है तो अफसा भी शामिल हो जाती है और उस तरह को हरा देती है, जिसका वो पूरा आनंद लेता है। वो शायद गुप्त रूप से यहाँ अफसा का प्यार में पड़ गया है। रात में उस तरह मजे के लिए 2 लड़कियों को ठिकाने पर लाता है। अफसा भी उन्हें देखती है। उस तरह अफसा का ख्याल रखता है, फिर दोनों लड़कियों के साथ मजे करने चला जाता है। शोर के कारण अफसा अगले कमरे में सो नहीं पाती है, इसलिए वो बैठ जाती है और गाना शुरू कर देती है। गाने की आवाज़ उस तरह को उठा देती है। वो अफसा के पास आता है और कहता है, तुम काफ़ी अच्छा गाते हो। अफसा कहती है, मेरे पिता शास्त्रीय संगीत के उस्ताद थे, मैं उनकी सबसे अच्छी शिष्या थी। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। अफसा कहती है कि वो मुजफ्फराबाद से है। उस तरह कहता है कि वो लखनऊ से है, लेकिन अब मुंबई का निवासी है। बातचीत के दौरान अफसा पूछती है, आपका नाम उस तरह क्यों है? उस तरह कहता है, मैं लखनऊ में एक जगह सिर्फ अपने पिता के हत्यारे की हत्या की योजना बनाने के लिए काम करता था। उसे एक डॉन ने मार दिया था। मैंने उस डॉन को इस तरह से मारा कि मेरा लड़ने का रसूख पूरे इलाके में फैल गया। तब से सब मुझे उस तरह बुलाते हैं। उस तरह के ख़त्म करने के बाद अफसा कहती है, मैं कल अपने इलाके में लौट रही हूँ, मेरा बदला पूरा हो गया। ये सुनकर उस तरह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा बदला कभी ख़त्म नहीं होगा। वो अफसा से फिर से गाने के लिए कहता है। उस तरह ध्यान से सुनता है जब वो गाती है, फिर उसे अपनी शॉल देता है और चला जाता है। अगली सुबह खान साहब उस तरह को बुलाते हैं और कहते हैं, अगले हफ्ते नेपाल में जलाल की एक बड़ी खेप है, तैयार रहो, हमें वो खेप चाहिए। उस तरह छोटू को सब इंतजाम करने के लिए कहता है। छोटू पूछता है, तो क्या आप नेपाल से खान साहब को टाटा बाय बाय कर देंगे? उस तरह पूछता है, हमें किस देश जाना चाहिए? छोटू ग्रीस का सुझाव देता है। उस तरह सहमत हो जाता है। छोटू पूछता है, क्या आप उस लड़की को साथ ले जाएंगे? उस तरह कहता है, अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे ले जाऊंगा।
अफसा उस तरह को फिर से बताती है कि वो कल जा रही है। उस तरह कहता है, अगर तुम जाओगी तो या तो तुम आत्महत्या कर लोगी या शादी कर लोगी। शादी भी एक तरह की आत्महत्या है। मुझे पता है कि तुम महबूब की मौत के लिए खुद को दोषी मानती हो, इसलिए तुम्हारे मन में आत्महत्या की प्रवृत्ति है। याद रखो, तुम्हारा निशाना खत्म नहीं हुआ है, जलाल को मारना ही होगा। अफसा कहती है, उसे मारना आसान नहीं है। उस तरह कहता है, मेरे पिता की कातिल को मारना भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया। और याद रखो, उन्होंने महबूब को बेरहमी से गोली मार दी थी, इसे मत भूलना। इस स्तर पर महबूब की मौत का दिन दिखाया जाता है। महबूब इंस्पेक्टर पाठारे और शंकर के पास आता है और फोन पर जलाल से कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार के साथ मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो जाऊंगा। जलाल विनम्रता से फोन काट देता है, लेकिन बातचीत के दौरान ही हिट का आदेश दे देता है। पाठारे एक पिस्तौल निकालता है, जिसे महबूब परछाई में देखता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, उसकी पीठ में एक गोली लगती है। जब महबूब गिरता है तो पाठारे और शंकर अपने आदमियों के साथ जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने के बाद पाठारे महबूब को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। महबूब की मौत को याद कर अफसा उस तरह के सामने आह भरती है। अगले दिन से उस तरह अपने आदमियों के साथ योजना बनाता है कि नेपाल के काठमांडू में जलाल के माल को कैसे हाईजैक किया जाए। जब वे योजना बना रहे होते हैं तो अफसा आती है और उस तरह से कहती है, मैं गोली चलाना सीखना चाहती हूँ। अफसा उसी दिन से सीखना शुरू कर देती है। बाद में उस तरह अफसा को अपने साथ काठमांडू ले आता है। नेपाल के एक स्थान पर बैठे हुए अफसा उस तरह से पूछती है, क्या आप जलाल के लिए काम करते थे? उस तरह कहता है, नहीं, मैंने जलाल के साथ काम किया, लेकिन जब जलाल ने इसमें भर्म को लाया और पाकिस्तान को प्राथमिकता दी तो हम अलग हो गए। अफसा कहती है, मैंने सुना है कि आपने जलाल के भाई को मार दिया, क्या इसीलिए आप अलग हुए? उस तरह कहता है कि इसकी एक वजह थी। कुछ महसूस करते हुए उस तरह अपनी पिस्तौल तैयार करता है, लेकिन अपने ही आदमियों को एक समूह में अपनी ओर आते देखता है। वे उस तरह से कहते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। अगले दिन उस तरह अपनी टीम के साथ एक अंडरग्राउंड लोकेशन पर पहुंचता है। केवल अफसा उनके साथ नहीं है। जैसे ही जलाल की ड्रग्स को नेपाली आदमियों द्वारा इस अंडरग्राउंड रास्ते से ले जाया जा रहा होता है, उस तरह अपनी पिस्तौल दिखाता है और सब कुछ जब्त कर लेता है। सब भाग जाते हैं। इसके तुरंत बाद नकाबपोश आदमियों के साथ एक कार आती है जो गैस ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस तरह सामान के बिना अपनी टीम के साथ भागने की कोशिश करता है, उन्हें दूसरी तरफ से रोक दिया जाता है और गैस छोड़ दी जाती है। गैस से कमजोर होकर उस तरह और उसके आदमियों पर जलाल के आदमियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है। उस तरह के कई आदमी मारे जाते हैं। उस तरह और अन्य को पकड़ लिया जाता है। दृश्य स्पेन के एक शहर में स्थानांतरित हो जाता है। सांडों की लड़ाई देखते हुए जलाल बंदी उस तरह को बुलाता है। वो पूछता है, तुमने मेरे भाई मोहसिन को क्यों मारा? तुम्हारी वजह से मेरा अजन्मा बच्चा भी मर गया। मेरी पत्नी आज पागल है। बताओ, तुमने मोहसिन को क्यों मारा? उस तरह चुप रहता है। जलाल कहता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो फोन काट देता है और सांड के साथ लड़ाई में उतर जाता है। जब जलाल सांड से लड़ता है, अफसा गोलियां चलाते हुए उस तरह को बचाने आती है। एक बार जब वो उस तरह के हाथ खोल देती है तो वो उस तरह के साथ अपने सिग्नेचर स्टाइल में सभी को मार देता है। अफसा भी अपनी बंदूक से कईयों को मार देती है। जब जलाल सांड के खिलाफ जीत जाता है तो उस तरह और अफसा जलाल के सभी पालतू कुत्तों को खत्म कर देते हैं। उस तरह जलाल को फोन करता है और कहता है, तुम वहाँ एक जंगली जानवर से लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे सारे जानवर खत्म हो गए हैं और मैंने तुम्हारे भाई या अजन्मे बच्चे को नहीं मारा, तुमने मारा। जलाल गुस्से में फट पड़ता है। उस तरह के करीबी जो मारे गए उन्हें आंसुओं के साथ विदाई दी जाती है। कुछ को दफनाया जाता है, कुछ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अफसा बैठती है और उस तरह से पूछती है, आपने ये सब मेरे बदले के लिए प्लान किया था ना? जब उस तरह मना करता है तो अफसा उसका हाथ अपने सिर पर रखती है और वही सवाल पूछती है। उस तरह चुप रहता है। अफसा फिर कहती है, तुमने मेरी वजह से खुद को इस खतरे में डाल दिया। उस तरह कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपना सिर अफसा के कंधे पर टिका देता है और उसे महबूब के साथ अपनी शादी का दिन याद आता है। उसका सिर उसके कंधे पर रखे हुए रात बीत जाती है। सुबह उस तरह खुद को शॉल के नीचे अकेला पाता है। वो छोटू के पास जाता है जो सुझाव देता है कि उन्हें निकल जाना चाहिए। उस तरह उसे अफसा को साथ ले जाने के लिए कहता है। छोटू तब खुलासा करता है कि अफसा जा चुकी है। उसने सुबह से उसे किसी टेंट या आसपास के इलाके में नहीं देखा है। अफसा के चले जाने से उस तरह स्तब्ध रह जाता है। इस बीच स्पेन में जलाल अपना आपा खो देता है। वो उस तरह से हार गया और काठमांडू में बहुत सारा माल भी खो दिया। वो शंकर और पाठारे को फोन करता है और कहता है, मुझे दुगना माल चाहिए और वो भी 3 हफ्तों के भीतर। तुम इसे कैसे देते हो ये तुम पर निर्भर है। नेपाल के माल की कीमत बहुत ज्यादा है। जब जलाल उनसे बात करता है तो वो अपनी पत्नी राबिया को दीवार पर चित्र बनाते हुए देखता है। अपने बच्चे को खोने के बाद राबिया पागल हो गई थी, इसलिए वो जो चाहती है वही बनाती है, जिसे जलाल को सहना पड़ता है। दूसरी ओर उस तरह अफसा के घर जाता है, लेकिन उसे ताला लगा मिलता है। दरवाजे की एक दराज
दीवार के माध्यम से वो देखता है कि लटकता हुआ दुपट्टा अभी भी वहीं है। छोटू नीचे रेस्तरां वाली आंटी को अपना नंबर देता है, उनसे कहता है कि अगर अफसा लौटे तो फ़ोन करें। इस बीच खान साहब उस्तरा के पास आते हैं और उसे पठारे और शंकर की तस्वीरें देते हैं। वे कहते हैं कि नेपाल का माल खोने के बाद वे जलाल के दबाव में हैं, इसलिए अब हमला करने और उन्हें ख़त्म करने का मौका है। लेकिन उस्तरा अफसा की तलाश कर रहा है। खान साहब को उनकी पहचान दिखाते हुए उस्तरा कहता है, मुझे ये लड़की चाहिए। खान साहब अफसा को देखते हैं और कहते हैं, तो रेस्तरां में अंसारी के मारे जाने के समय ये लड़की वहाँ थी, क्या आप कोई लव केस चल रहा है? उस्तरा कुछ नहीं कहता, लेकिन अफसा के ठिकाने के बारे में पूछता है। खान साहब पूछते हैं कि ऑपरेशन कब होगा? उस्तरा कहता है, जिस दिन मुझे अफसा मिल जाएगी। खान साहब सहमत हो जाते हैं, कहते हैं कि वो उसे खोजने के लिए सभी इंटेलिजेंस को सतर्क कर देंगे। वास्तव में खान साहब कोई गैंगस्टर नहीं है, वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। वो उस्तरा का इस्तेमाल अपराधियों को खत्म करने और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए करते हैं। उस्तरा को ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्यार में डूबते देख खान साहब उस्तरा की दादी से उससे बात करने के लिए कहते हैं। वो कोशिश करती है, लेकिन उस्तरा सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। लगातार अफसा के बारे में सोचता है और उसकी वीडियो देखता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए छोटू उस्तरा के लिए एक लड़की लाता है, लेकिन उस्तरा उसे जाने के लिए कहता है। जब लड़की एडवांस पैसे वापस करने की कोशिश करती है तो उस्तरा मना कर देता है। पैसों के लिए कुछ किए बिना नहीं जाना चाहती, वो उसका मनोरंजन करने के लिए नाचने लगती है, लेकिन उस्तरा फूट फूट कर रोने लगता है। ये देखकर लड़की डर के मारे भाग जाती है। उस्तरा को रोते देख उसके आदमी भी रोने लगते हैं। इस बीच जब शंकर एक फैक्ट्री में ड्रग्स तैयार कर रहा होता है, उस्तरा वहां पहुंच जाता है, जिसने अपने दुख को गुस्से में बदल दिया है। वो सभी को मारना शुरू कर देता है। वो एक आदमी को मारता है और उस पर एसिड डाल देता है। शंकर डर के मारे भाग जाता है। उस्तरा पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब शंकर और पठारे जलाल को सूचित करते हैं तो वो अपना आपा खो देता है। वो स्पेन में किसी को मारकर अपना सिर ठंडा करता है। जब वो सुनता है कि उस्तरा ने ऐसा किया है तो वो और भी नाराज हो जाता है और उन दोनों से कहता है, या तो मुझे 7 दिनों के भीतर माल के साथ उस्तरा दे दो, या तुम दोनों में से एक मरेगा। इस बीच खान साहब बड़े दबाव में हैं, क्योंकि उस्तरा ने उन्हें बताए बिना इतना बड़ा ऑपरेशन किया। वे उसे बेल्ट से पीटते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में हूँ। वे उसे एक पासपोर्ट देते हैं और उसे मुंबई छोड़कर विदेश जाने के लिए कहते हैं। उस्तरा फिर से पूछता है कि क्या अफसा की कोई खबर है? खान साहब ना कहते हैं। जैसे ही खान साहब निकलते हैं, उस्तरा कचरे में उस आंटी के रेस्तरां का बिरयानी पैकेट देखता है। अगले दिन उस्तरा और छोटू आंटी का पीछा करते हैं। वो एक हिंदू धार्मिक उत्सव में खाना लाती हैं, जहाँ वे शंकर को देखते हैं। जल्द ही इंस्पेक्टर पठारे एक कार में आता है। उस्तरा आगे जो देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अफसा पठारे की पत्नी के रूप में उसके साथ कार से बाहर निकलती है। ये साफ है कि अफसा उन दोनों को मारने के लिए नाटक कर रही है। वैसे भी पठारे शंकर से अपनी होने वाली दुल्हन का परिचय कराता है, जहां अफसा अपना परिचय रानी शर्मा और आंटी का अपनी मां के रूप में देती है। जब पठारे और शंकर साइड पर बात करते हैं, अफसा और आंटी अंगूठियों का आदान प्रदान करती हैं। अफसा रंगों में सराबोर होकर शंकर के साथ नाचती है। मौका पाकर वो अपनी तेज अंगूठी शंकर के गले में घूंप देती है। जैसे ही शंकर मौत से तड़पता है, अफसा को एक राक्षसी खुशी महसूस होती है, लेकिन शंकर का एक कार्यकर्ता ये देख लेता है। उस्तरा उस कार्यकर्ता का गला काट देता है। उस्तरा को इस तरह देखकर अफसा हैरान रह जाती है, लेकिन उस्तरा बिना एक शब्द बोले चला जाता है। अफसा चिल्लाने लगती है। पठारे कार से बाहर निकलता है और अफसा उसे गले लगा लेती है। पठारे जमीन पर शंकर का शरीर देखता है और उस्तरा को जाते हुए नोटिस करता है, इसलिए वो मान लेता है कि उस्तरा ने शंकर को मार दिया। रात में जब आंटी घर लौटती हैं तो उन्हें उस्तरा और छोटू पहले से ही वहां मिलते हैं। वे उनसे सब कुछ स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। वो खुलासा करती हैं कि खान साहब ने ये सब प्लान किया था। खान साहब ने ऑपरेशन के लिए अफसा को पठारे की पत्नी बनने के लिए चुना और आंटी को उसकी मां बनाया। इसके लिए आंटी को एक बड़ी रकम मिली। संक्षेप में ये सब खान साहब की योजना थी। इस बीच अफसा पठारे के साथ रहती है। जब वो काम से अपने कमरे में लौटती है तो उसे वहां उस्तरा मिलता है। अफसा पूछती है, तुम क्या चाहते हो? उस्तरा कहता है, तुमने मुझे किस तरह का भूत बना दिया है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं समझता। मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। मैं पठारे को मार दूंगा। तुम बस मेरे साथ रहो। अफसा कहती है, मुझे रहने दो। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। मैं तुमसे डरती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मूल रूप से उस्तरा अफसा से अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हारे प्यार को भी महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ महबूब की मौत का बदला लेने आई थी, इसलिए चले जाओ। उस्तरा कहता है कि वो चला जाएगा, लेकिन अपनी फीस चाहता है। वो चाहता है कि वो उसके साथ सोए। अफसा कहती है, तुम मुझे कभी नहीं पाओगे। उस्तरा उसे धमकी देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। अफसा खुद ही सब कपड़े उतार देती है, लेकिन भावुक शब्द बोलती है। कहती है कि उनके बीच कभी प्यार नहीं होगा। उस्तरा गुस्से में अफसा को बिस्तर पर पटक देता है और कहता है, मैं हर सांस में तुम्हें अपनी याद दिलाऊंगा ताकि मेरे प्रति तुम्हारा गुस्सा बढ़े। वो चला जाता है। अफसा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, प्यारे कभी शाप है और हम दोनों इसके शिकार हो गए हैं। उस्तरा बिना किसी शब्द के चला जाता है। वो बाहर शराब पीने जाता है और शराब के नशे में स्थानीय गुंडों से झगड़ा कर लेता है। छोटू उसे बचाता है, लेकिन पीटने के बाद भी उस्तरा हंसता रहता है। छोटू पूछता है,
तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? उसकी वजह से अपनी हालत देखो। उस्तरा कहता है, मैं इस बार उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, जलाल और पठारे को ख़त्म करना होगा। छोटू हंसता है और उस्तरा भी हंसता है। फिर दोनों क्रेजी डांस करते हैं। अगले दिन से उस्तरा के आदमी पठारे, अफसा और खान साहब पर लगातार नज़र रखते हैं। उस्तरा को उनकी गतिविधियों की खबर मिलती रहती है। पता चलता है कि पठारे ने भी खान साहब के पीछे आदमी लगा दिए हैं। जब खान साहब ट्रेन में सवार होते हैं तो पठारे को खबर मिल जाती है। खान साहब ट्रेन में अफसा से मिलने आते हैं। उस्तरा भी सवार हो जाता है। छोटू उस्तरा को सूचित करता है कि पठारे पुलिस बल के साथ अगले स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। अफसा को बचाने के लिए उस्तरा खान साहब और अफसा के पास जाता है और उसे ट्रेन से उतरने के लिए कहता है। खान साहब उस्तरा पर नाराज हो जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। उस्तरा जवाबी वार करता है। एक बिंदु पर खान साहब उस्तरा के गले पर पिस्तौल रख देते हैं और उस्तरा खान साहब के गले पर उस्तरा रख देता है। अफसा फिर उस्तरा के सिर पर पिस्तौल तान देती है, जो उसे हैरान कर देती है। उस्तरा समझाता है कि पठारे बल के साथ अगले स्टेशन पर है और अफसा पकड़ी जाएगी। यह सुनकर खान साहब कहते हैं, तुम्हें मुझे पहले ये बताना चाहिए था। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है, पठारे अपने बल के साथ सवार होता है। अफसा बुरखे से अपना चेहरा ढक लेती है और उतर जाती है। हालांकि खान साहब और उस्तरा वहीं रहते हैं। पठारे उन्हें साथ देखता है। खून से लथपथ खान साहब को देखकर पठारे कहता है, तो आप दोनों के बीच झड़प हुई थी, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। खान साहब पठारे को अपनी पिस्तौल दिखाते हैं और कहते हैं, ज्यादा मत कूदो, मैं अपना काम संभाल लूंगा, तुम जाओ। पठारे जाने का नाटक करता है, लेकिन गोलीबारी शुरू कर देता है। खान साहब और उस्तरा जवाबी गोलीबारी करते हैं। जब एक गोली खान साहब की छाती में लगती है और वे गिर जाते हैं तो उस्तरा आग बबूला हो जाता है। वो खान साहब की बंदूक लेता है और दोनों हाथों से गोलीबारी करता है, लेकिन पठारे की एक गोली उस्तरा की गर्दन में लगती है और वो ट्रेन से नदी में गिर जाता है। बाद में पठारे एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा करता है कि कुख्यात कातिल उस्तरा एक मुठभेड़ में मारा गया और वरिष्ठ IPS अधिकारी इस्माइल खान अस्पताल में भर्ती हैं। उस्तरा की मौत की खबर से अफसा दुखी है। आंटी अफसा को जाने के लिए कहती हैं, लेकिन अफसा कहती है कि वो जलाल को मारे बिना नहीं जाएगी। आंटी समझाती हैं कि उस्तरा या खान साहब के बिना वो अकेले नहीं लड़ सकती। अफसा पीछे हटने से इनकार कर देती है। तभी पठारे लाता है और अफसा को स्पेन के हनीमून टिकट देता है। वो कहता है कि वे एक उत्सव के लिए जलाल के घर जा रहे हैं। अफसा जलाल के पास जाने की बात सुनकर खुश है। उसे आखिरकार उसे मारने के लिए पर्याप्त करीब जाने का मौका मिलेगा। अफसा पठारे के साथ स्पेन में जलाल के घर पहुंचती है। हैलोवीन उत्सव चल रहा था, इसलिए सभी ने मास्क पहने थे। अफसा जलाल की एक झलक पाती है और खुद भी मास्क लगा लेती है। जलाल ने भी मास्क पहना है। जलाल द्वारा अफसा के साथ जश्न मनाने के बाद जैसे ही वो अपनी अंगूठी से उसे मारने की तैयारी करती है, जलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। पठारे भी पास आता है और हंसता है। वास्तव में पठारे ने खान साहब के ID कार्ड से अफसा की पहचान पहले ही खोज ली थी, जो उस्तरा ने उसे दिया था। इसलिए पठारे का अफसा को जलाल के पास लाना एक योजना थी। पठारे अफसा को प्रताड़ित करता है, कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम नहीं पकड़ी जाओगी? अफसा पठारे के चेहरे पर थूक देती है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। वो जलाल से कहता है, भाई, आपने कहा था कि आप अफसा को यहाँ लाने के बाद मार देंगे, आप उसे अब क्यों नहीं मार रहे हैं? जलाल कहता है, उस्तरा ने मेरे साथ काम किया है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मरा नहीं है। अगर वो मरा होता तो मेरा दिल जान जाता। पठारे कहता है, मैंने खुद उसे गोली मार दी थी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे मार दीजिए। जलाल फिर अफसा को एक डंडा थमाता है और उसे पठारे को मारने का इशारा करता है। अफसा पठारे के सिर पर वार करके उसे बेरहमी से मार डालती है। उसे खत्म करने के बाद जलाल उससे कहता है, तुम्हारा रोमियो उस्तरा मरा नहीं है, वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए यहाँ आएगा। फिर दृश्य उस्तरा पर स्थानांतरित हो जाता है। वो गोली लगने से नहीं मरा। एक डॉक्टर उसका इलाज करता है और कहता है कि उसका बचना एक चमत्कार है। 3 महीने बीत जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद उस्तरा सबसे पहले अपना पासपोर्ट तलाशता है। उसके आदमी पूछते हैं, आप मौत के मुंह से वापस आए हैं, आप फिर से पागल क्यों हो रहे हैं? लेकिन छोटू उसे पासपोर्ट थमा देता है। जैसे ही उस्तरा अपना बैग लेकर निकलता है, वो अपनी दादी से मिलता है। वो कहती हैं, तुम्हारे दादा ने मुझसे एक बार कहा था, जो प्यार में पड़ता है वो रोमियो है, लेकिन जो प्यार में पड़ता है और हार जाता है वो चूतिया है। एक बेवकूफ बनकर वापस मत आना। उस्तरा चला जाता है। स्पेन में जलाल सांड से लड़ने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वो निकलता है, उस तरह जलाल के घर पर अचानक हमला कर देता है, एक एक करके लोगों को मारता है। आखिरकार वो जलाल की पत्नी राबिया से मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जलाल के भाई मोहसिन और राबिया के अजन्मे बच्चे की वास्तव में मृत्यु कैसे हुई। राबिया भी खान साहब के लिए काम करती थी। एक दिन मोहसिन ने राबिया को फ़ोन पर खान साहब को जलाल के बुरे कामों के बारे में बताते हुए सुन लिया। मोहसिन को गुस्सा आ गया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। राबिया ने उस पर बंदूक तान दी। उस तरह जो घर में ही था अंदर भागा। मोहसिन ने उसे बताया कि राबिया ने खान साहब के साथ हाथ मिला लिया है। उस तरह भी राबिया पर नाराज़ हो गया, जिसने फिर उसे बताया कि जलाल ने ISIS के साथ हाथ मिला लिया है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस पल की गहमा गहमी में राबिया ने गलती से
मोहसिन को गोली मार दी। सदमे के कारण गर्भवती राबिया का गर्भपात हो गया। उसने उस्तरा को जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने मोहसिन को नहीं मारा। उस्तरा ने पिस्तौल ले ली और राबिया से चिल्लाने के लिए कहा ताकि सबको लगे कि हत्या उसने की है। यही असली कहानी है। फ्लैशबैक के बाद राबिया उस्तरा को एक चाबी देती है और कहती है अफसा नीचे के कमरे में बंद है, उसे आज़ाद करो और ले जाओ। जब उस्तरा राबिया को साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है, कहती है कि उसके बच्चे की यादें वहीं हैं। तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उस्तरा जल्दी से उसे मार देता है और अफसा के पास जाता है। वो पूछता है तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अफसा कहती है कि उसे भूख नहीं है। उसे तब तक पता नहीं चलता कि वो उस्तरा है जब तक वो उसे देख नहीं लेती। फिर वो उसे गले लगा लेती है। जलाल के आदमी आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। अफसा उस्तरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती है। सबको मारने के बाद अफसा पूछती है आप इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? उस्तरा कहता है तुम ज्यादा प्यार करती हो सुपारी जान, तुम महबूब की मौत का बदला लेने के लिए इतनी दूर चली आई। छोटू कार लेकर आता है और उस्तरा अफसा को आने के लिए कहता है। वो पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं? उस्तरा कहता है जलाल अभी भी जिंदा है। अफसा कहती है अब आपको मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। उस्तरा कहता है मैंने खुद को जलाल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और एक बार जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ तो मैं तब तक आराम नहीं करता जब तक वो पूरा ना हो जाए। अफसा उसके लिए प्रार्थना करती है और कहती है चलो। जब जलाल सांड का इंतजार कर रहा होता है उस्तरा अखाड़े में प्रवेश करता है। जलाल के आदमी बंदूकों के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन जलाल उन्हें रोक देता है। वो भीड़ से कहता है ये सांड बहुत शक्तिशाली है, इसने गांव से स्पेन आकर खुद पर खतरा मोल लिया है। फिर वो उस्तरा से कहता है तुम वही सांड हो जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया। वो उस्तरा को राबिया का कटा हुआ सिर दिखाता है। उस्तरा आग बबूला हो जाता है। जलाल सिर को एक तरफ फेंक देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस्तरा अपना उस्तरा निकाल लेता है। लड़ाई शुरू होती है। जलाल शुरू में अपनी तलवार से उस्तरा पर हावी हो जाता है और उस्तरा जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही जलाल के आदमी जश्न मनाते हैं उस्तरा के आदमी आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस्तरा फिर से खड़ा हो जाता है और दोनों हाथों में उस्तरा लेकर जलाल को बार बार काटता है। जब जलाल कमजोर हो जाता है तो उस्तरा उसे अपने हाथों से मारता है। जलाल गिर जाता है। उस्तरा जलाल की तलवार उठाता है लेकिन उसे नहीं मारता। वो अफसा का इंतजार करता है। अफसा अखाड़े में प्रवेश करती है, तलवार लेती है और जलाल को मार देती है। अपना बदला पूरा करती है। अफसा उस्तरा को गले लगाती है और रोती है, अपना आभार व्यक्त करती है। घर वापस आकर अफसा सबके लिए गाकर अपने पिता की परंपरा को निभाती है। उस्तरा और उसके करीबी संगीत की क्लास में शामिल होते हैं। बाद में उस्तरा अस्पताल में खान साहब से मिलता है और कहता है मैंने आपका आखिरी टारगेट खत्म कर दिया है। जैसे ही वो जाने लगता है खान साहब कहते हैं जलाल जैसे कई गैंगस्टर अभी भी इस देश में अपराध कर रहे हैं, तुम उन सबको खत्म करने के बाद ही आजाद होगे। ये महसूस करते हुए कि वो अभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकला है उस्तरा खान साहब को कोसता है और फिल्म वही खत्म हो जाती है। प्यार पल भर में एक कुख्यात कातिल को भी पागल बना सकता है और उस्तरा ने हमें यही दिखाया। हालांकि अफसा प्यार में और भी पागल थी। वो अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के बाद ही शांत हुई। इस प्रकार फिल्म में अफसा का प्यार उस्तरा से ऊपर है। वैसे भी हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिसेस मूवी एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।